ओके, अगर आपको आवाज़ वगैरह कोई प्रॉब्लम हो, सुनाई नहीं दे तो मुझे रोक देना। मैं पिछली क्लास जो थी विंड एंड सीस्मिक एनालिसिस वाली, उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि भई व्हेन अ सी स स्ट्रक्चर, तो ये जो है ना मैं थोड़ा-सा समराइज़ कर देता हूँ। हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अ, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें 2 हमारे मेन अ टॉपिक्स हैं या 2 मेन एरियाज़ हैं। एक तो है विंड फोर्सेस, एक है सीस्मिक फोर्सेस। और अ, उनसे उनको ध्यान में रखते हुए जो डिज़ाइन आपको करनी है बिल्डिंग्स की, अ, उसके लिए ये सब्जेक्ट है। सो अब हम फर्स्ट स्टेप में डिफरेंस बिटवीन विंड एंड सीस्मिक लोड्स पढ़ रहे हैं। तो नाउ जो अभी तक हमने पॉइंट पढ़े थे उनसे आगे, uh, when the when a structure is subjected to sorry, point number 8 हम आते हैं। the seismic force is mainly generated at the base of the structure। जैसा हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर कोई स्ट्रक्चर है इस तरह का एक टावर मैंने बना दिया, तो जो अर्थक्वेक है यहाँ पर, उसमें वाइब्रेशन, ग्राउंड के वाइब्रेशंस होंगे, उसके कारण इसके जो बेस है, बेस पर फोर्सेस लगेंगे। तो वो जो फोर्सेस हैं विंड के, सॉरी सीस्मिक के, वो बेस पे मेनली लगेंगे। और हमने लास्ट उसमें भी देखा था कि जो मैक्सिमम फोर्स है वो बेस पर है, फिर वो बेस पर मैक्सिमम फोर्स है, उसके बाद ऊपर जाते-जाते कम होता जाता है। Now, on the other hand, if we talk about the wind forces, so the wind force is generated at each node in the exposed area। तो नोड तो हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम उसको नोड कहेंगे। तो नोड का क्या मतलब है कि हर स्टोरी को हमने एक नोड बना दिया। जैसे अम, अ, अ, हमने कुछ पॉइंट्स डिसाइड कर लिए कि भई ये पॉइंट हैं, ये गवर्निंग पॉइंट है या डिग्री ऑफ फ्रीडम इन पॉइंट्स पर है। तो उन पॉइंट्स को कंसीडर हमने कर लिया, तो वहाँ पे जो 2 पॉइंट के बीच का जो भी जितना भी विंड का फोर्स है, वो हमने नोड्स पर ट्रांसफर कर दिया। पर एक्चुअली द विंड फोर्स इज़ एक्चुअली जनरेटेड एट ईच एक्सपोज्ड एरिया। जो भी एक्सपोज्ड एरिया है, उसकी हर लोकेशन पे जहाँ-जहाँ विंड टकराएगी, वहाँ पर फोर्स लगेगा। So this is the next point. Then, when a structure is subjected to a seismic load, torsion will develop. When a structure is subjected to seismic load, torsion will develop if the center of the mass and center of stiffness does not coincide। तो अब इसमें जैसा फिगर में आपको दिखाया है, एक तो सेंटर ऑफ मास है, जिसको हम सीजी आप बोलते हो, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको हम कह सकते हैं। अ, दूसरी तरफ है सेंटर ऑफ स्टिफनेस। सेंटर ऑफ स्टिफनेस क्या होगा? अगर कोई बिल्डिंग है, इसमें अलग-अलग लोकेशंस पर स्टिफनेस अलग-अलग है। मान लो कि यहाँ पर स्टिफनेस कम है, एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग मैंने मान ली, स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है और सब तरफ स्क्वायर में अगर सब कुछ नॉर्मल है, इक्वली डिस्ट्रिब्यूटेड है, सिमेट्रिकल है, तब क्या होगा? तब तो सेंटर ऑफ स्टिफनेस और सेंटर ऑफ मास सेम रहेंगे, वो मैच करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी कारणवश कि कहीं पर स्टिफनेस ज़्यादा है, कहीं पर स्टिफनेस कम है। तो लेट अस से इस तरह से स्टिफनेस इसकी डिस्ट्रिब्यूटेड है। लेकिन इस तरफ स्टिफनेस ज़्यादा है, कॉलम्स मैंने बना रहा हूँ अभी कॉल दिखाने के लिए। मान लो बस 4 ही कॉलम हैं, लेकिन इधर के जो कॉलम हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलम्स हैं या उनकी स्टिफनेस ज़्यादा है, और इधर के जो कॉलम्स हैं उनकी स्टिफनेस कम है। तब क्या होगा? जो सेंटर ऑफ स्टिफनेस है, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं आ जाएगी, डिपेंड करता है कि स्टिफनेस की वैल्यू कितनी है। तो सेंटर ऑफ स्टिफनेस और सेंटर ऑफ मास अगर मैच नहीं कर रहे हैं, तब उससे टॉर्शन आ जाएगा बिल्डिंग में।
ठीक है? अब क्या है, नाउ इन दिस केस विंड लोड डजंट कॉज ये थोड़ा-सा सेंटेंस गड़बड़ है। विंड एक्चुअली इसमें डिपेंड करता है कि एरिया किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वी विल राइट डाउन कि torsion will depend on exposed area। डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो आप। तो फॉर एग्जांपल हम मान लो ये प्लान में है ये बिल्डिंग। लेट अस अज्यूम कि ये बिल्डिंग जो है वो प्लान में हम टॉप टॉप से देख रहे हैं। तो टॉप से देख रहे हैं तो कुछ हाइट के बाद ये पहला स्टोरी तो नॉर्मल बना दी। फिर उसके बाद अगर किसी एक तरफ ही कंस्ट्रक्शन है, एक तरफ कंस्ट्रक्शन है, उस तरफ अगर फोर्स लगेगा और किस तरह से फोर्स लगेगा, उसके हिसाब से इसमें टॉर्शन आ सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन या इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड द एक्सपोज्ड एरिया। तो 2 चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा। एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10। The soil type in which structure stand will also affect the performance during the seismic force। तो क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आएगा, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक और सीस्मिक ऐसे कहें ड्यूरिंग सीस्मिक इवेंट, तो ये टावर है और उस टावर में नीचे सॉइल है। तो क्या होता है कि मान लो अर्थक्वेक यहाँ पे कहीं जनरेट हुआ थोड़ा दूर, अब यहाँ से फिर वेव्स चलती हैं। तो जो वेव्स चलती हैं, वो सॉइल की टाइप के हिसाब से उनका मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है। तो जो कुछ जैसे मान लो लूज़ सॉइल है, रेगिस्तान है, इसमें क्या होता है सॉइल की जो वेव्स हैं, इनकी जो अ एम्पलीट्यूड है, वो बढ़ जाता है। तो और जबकि बहुत हार्ड सॉइल है, हार्ड सॉइल में एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, में एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। तो अ, यही कारण है, अगर आपको याद होगा तो 2001 में आप सुना होगा, मतलब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था भुज में। तो उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा थी, उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था क्योंकि सॉइल टाइप जो है वो लूज़ सॉइल टाइप है वहाँ। तो वहाँ पे अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है। और मैग्नीट्यूड क्या मतलब बेसिकली एम्प्लीफाई हो जाती है उसकी वेव्स की जो है एम्पलीट्यूड है। और उसके कारण वो डिपेंड करता है कंडीशन स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा वो कि एक तो सॉइल टाइप पर, फिर स्ट्रक्चर का टाइप क्या है, स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसके हिसाब से डैमेज उसका डिसाइड होता है कितना सीवियर इफेक्ट या डैमेज स्ट्रक्चर में होगा। अब जो विंड के लिए सॉइल टाइप का कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग थोड़ा बहुत है, जब वाइब्रेशंस होंगे तो सॉइल कितना रेजिस्ट करेगी, सॉइल रेजिस्ट करने में कितनी हेल्प करेगी या फिक्सिडिटी कितनी अच्छी उसमें आ रही है, तो वो बहुत कम है, बट दैट इज वेरी लिटिल इफेक्ट। नाउ द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग seismic event can be improved by providing base isolators which will retard the transfer of seismic load from ground to structure। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप एक जैसे बेस आइसोलेशन का सिस्टम क्या होता है, एक इस तरह से आपने कॉलम लिया, तो बेस आइसोलेशन मतलब ये टावर है, इसके नीचे आपने अपनी फाउंडेशन बना दी।
राफ्ट है या कोई भी जिस भी तरह की फाउंडेशन है। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे आइसोलेटर लगा देते हैं। तो आइसोलेटर में क्या होता है, रबड़ आइसोलेशन होता है, जैसे रबड़ आइसोलेटर है, वॉल आइसोलेटर है, कई सारे लगा सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बॉल आइसोलेटर बना देता हूँ। रबड़ आइसोलेट रबड़ आइसोलेटर जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस में है, पर बॉल आइसोलेटर इसलिए ताकि आपको देख के समझ में आए कि हो क्या रहा है। ये बॉल्स बना दी मैंने इसके नीचे, और ये नीचे ग्राउंड है। इस तरह का एक आपने स्ट्रक्चर बना दिया। तो हाँ, वो बॉल्स में क्या है कि जस्ट ऐसा लगेगा अभी आपको कि वो इधर से उधर चला जाएगा, वो उस तरह का सिस्टम नहीं है। अभी उसकी इसलिए मैं उसको भी रबर वाला जो है, वो भी बना देता हूँ। तो क्या होगा कि इसमें जब आपने अर्थक्वेक आया, तो जब अर्थक्वेक आया, तो जो ग्राउंड है वो तो मूवमेंट किया ग्राउंड ने। तो ग्राउंड तो आपका ऐसे और ऐसे मूव कर जाएगा। लेकिन चूँकि इसमें आइसोलेटर लगा हुआ है, तो आइसोलेटर लगा हुआ है तो बिल्डिंग मोर और लेस वहीं रहेगी, बिल्डिंग ज़्यादा मूव नहीं करेगी। तो अब आइसोलेटर अगर हम देखें, रियली आइसोलेटर जो होगा, रियल आइसोलेटर, तो अब या तो वॉल है तो कर्व्ड सरफेस होती है नीचे, और अगर ग्राउंड है, इन जनरल फ्लैट सरफेस है, तो ऐसे न्यूप्रीन रबर यूज़ करते हैं। तो वो जो रबर है, वो उतनी ईज़िली उतना ज़्यादा फ़ोर्स ट्रांसफ़र नहीं करता है, फ़ोर्स ट्रांसफ़र कम हो जाता है। तो जब ये जब ग्राउंड इधर से उधर मूव करेगा, तो पहले ग्राउंड से अ, पहले राउंड में जब आप कहेंगे कि भई स्ट्रक्चर जो है, वो ऐसे गया। स्ट्रक्चर ऐसे गया तो रबर ऐसे डिफ़ॉर्म हो जाएगी। रबर ऐसे डिफ़ॉर्म हो जाएगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा-सा ही मूव करेगा। फिर जब वापस ऐसे आएँगे, जब वापस ऐसे आएँगे, तो रबर वापस अपनी ओरिजिनल फ़ॉर्म में आने के बाद फिर ऐसे डिफ़ॉर्म हो जाएगी। लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा। तो ये होता है बेस आइसोलेशन। ओके? तो पॉइंट ये है कि बेस आइसोलेशन अ, जब इफ़ेक्टिव है या आपने लगाया है, तो अ, जो अर्थक्वेक के कारण जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वो बहुत हद तक रिड्यूस किए जाते सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। और बेस आइसोलेशन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि बेस आइसोलेशन लगा दिया तो बस आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए। बेस आइसोलेशन की अपनी वो है shortcomings, but still we are saying base isolation will help in case of earthquake. Uh, um, Looking at wind forces, the performance of a structure can be improved when a wind act by improving the shape of a structure by providing curved edges so that wind load will be less. तो अब इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई विंड के लिए कह रहा है कि भाई इसमें उसका कोई फायदा नहीं है बेसिकली आइसोलेटर का। आइसोलेटर से हो सकता है नुकसान हो जाए, जरूरत से ज्यादा वाइब्रेशंस उसमें हो सकते हैं अगर आपने आइसोलेटर लगाया। तो आइसोलेटर बेस आइसोलेटर में नॉट बी हेल्पफुल, पर क्या हेल्प करेगा कि आप उसके जो सरफेस एरिया है, उसको आप रिड्यूस कर दो। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो कि जो एजेस हैं उनको कर्व्ड कर दिया आपने। तो जब विंड पास हो रही है तो एजेस के पास से कर्व एजेस के पास से पास हो जाए, रादर देन वहाँ पर रेजिस्टेंस उसको विंड से मिले। वॉल से वॉल से रेजिस्टेंस मिलने के बजाय वो साइड से पास हो जाए। तो इन शॉर्ट, तो ये कह रहा है भाई कि जो आपके जो शेप है, शेप जो है वो एरोडायनामिक कर दो आप।
एरोडायनेमिक एरोडायनेमिक आप सेव कर दो। तो जैसा आपने कार्स वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में जैसे सुना होगा जो फास्ट कार्स होती हैं, स्पीड जिनमें हाई स्पीड वाली जो कार्स होती हैं उसमें एरोडायनेमिक्स बॉडी बनाई जाती है सो दैट विंड का रेजिस्टेंस कम आए, वो तेजी से पास हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। और उसके अलावा भी और भी तरीके होते हैं बहुत सारे। जैसे मैंने जब कंस्ट्रक्शन में मैंने काम किया था तो चिमनी में मैं इन्वॉल्व था, कंस्ट्रक्शन ऑफ चिमनी। तो चिमनी की हाइट थी 275 मीटर। 275 मीटर का आप मतलब समझ सकते हैं कि करीब 80 से 90 मंजिल की जो बिल्डिंग होती है उतनी उसकी करीब-करीब हाइट थी। तो एक हाइट पे जाने के बाद विंड जो है बहुत तेज़ तेज़ स्पीड से विंड चलती है। अब उस स्पीड को आप कैसे हैंडल करोगे या कैसे मिटिगेट करोगे? जो उसके कारण जो फ़ोर्सेज़ आ रहे हैं उनको। तो एक तो पहली तो ये है कि जो चिमनी थी वो सर्कुलर थी, उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर था, तो अपने आप में ऑलरेडी एक प्रॉब्लम तो इन्होंने जो बताई कि भई जो कर्व्ड एजेस हैं, तो वो तो पूरा ही कर्व्ड सरफेस है उसका, तो वो प्रॉब्लम कम हो गई। लेकिन फिर भी एक तो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की हाइट बहुत ज़्यादा थी और एक प्रॉब्लम दूसरा ये है कि अ जो हाइट बहुत ज़्यादा होने के साथ में उसका जो डायमीटर था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। तो अ, हेलो, तो मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो चूँकि वो हाइट बहुत ज़्यादा थी, डायमीटर भी बहुत ज़्यादा था तो फोर्सेज़ विंड फोर्सेज़ आने की संभावना थी बहुत ज़्यादा। फिर क्या है कि जब अगर अ जो लेंथ में या विड्थ में जो जब ज़्यादा होती है ना बिल्डिंग, तब हम ये फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजिडिटी इसको मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखें अगर 275 के हिसाब से देखें तो उसका स्लेंडरनेस रेशियो भी हाई था। तो उन उसमें क्या किया था डिज़ाइनर ने क्या किया था कि यहाँ पर ये जैसे चिमनी का क्रॉस सेक्शन है, टॉप से देख रहे हैं। तो अगर हम इसको टॉप से देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर एक विंड बाइसेक्टर टाइप का, मुझे उसका नाम याद नहीं है, इस तरह से अ, ये मेटल के थे, इनको वहाँ पे फिट करवा दिया था। तो ये रेडियल डायरेक्शन में थे हर जगह पर, इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया। क्यों? उसका क्या फ़ायदा था? फ़ायदा ये था और इसकी जो लेंथ थी वो कम थी। अ, चिमनी जो थी, चिमनी बॉटम पे करीब 38 मीटर का डायमीटर था और टॉप पे करीब 20 मीटर का डायमीटर था। और यानी कि टॉप पे अगर देखेंगे तो ये जो लेंथ है, ये डायमीटर ये 20 मीटर है और ये थे मुश्किल से मतलब आई थिंक 250 एमएम के लेंथ होगी मुश्किल से, 250 एमएम। तो बहुत छोटे थे, बहुत छोटे-छोटे से थे, बिल्कुल छोटे-छोटे से। लेकिन इनका सिर्फ़ एक इफ़ेक्ट सफिशिएंट होता है कि आपने जब विंड आ रही है, ऐसे मान लो विंड ऐसे आ रही है, जब यहाँ पर आएगी तो ये इनको जस्ट पहले इसको बाइसेक्ट करेगा इसको ऐसे। कुछ इस तरह की शेप थी इनकी एग्ज़ैक्ट शेप भी मैं भूल चुका हूँ थोड़ा, काफ़ी मुझे 10 से 11 साल हो गए अब। ऐसे यूँ निकल जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। एक बार यहाँ पर जो चूँकि ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है रेडियल डायरेक्शन में है, तो जो विंड ऐसे आ रही है, बिल्कुल सामने से जो विंड आ रही है, उसको इसने बाइसेक्ट कर दिया। इसको
तो 2 डायरेक्शन दे दी, एक को लेफ्ट की तरफ भेज दिया, एक को राइट की तरफ। तो अब इससे क्या होगा, ये सब के जो सब है ना, इसको एक ऐसे शेप मिल गई, जो विंड है उसको एक शेप मिल गई। जो विंड पहले सीधे ऐसे टकराने वाली थी इस पर, ऐसे विंड टकराती, अगर इस तरफ से आती तो उस विंड को इन्होंने क्या किया कि भई इसको एक मोमेंटम दे दिया साइड से निकल के जाने का। तो इसने विंड लोड को बहुत कम कर दिया। तो इस तरह के आइडियाज़ हैं या इस तरह के ट्रिक्स होती हैं जिससे आप विंड लोड को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि भई जो शेप है, शेप विल हेल्प यू। इस तरह की जो शेप्स हैं, तो नेक्स्ट है द सक्शन इफेक्ट विल नॉट डेवलप ड्यूरिंग द सीस्मिक इवेंट। सक्शन क्या होता है? सक्शन का मतलब होता है जब जैसे आपने देखा होगा कि अ, रोड के सहारे कोई अ, जैसे रोड है, रोड के सहारे का बहुत सारे पेड़ हैं, तो हाईवेज़ पर तो बहुत बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, तो उनपे इफ़ेक्ट थोड़ा कम पड़ दिखता है। लेकिन मान लो छोटी झाड़ियाँ हैं, अ, 3-4 फुट की झाड़ी है और उसके बगल से बहुत स्पीड से कोई अगर कार गुज़रती है, तब कार गुज़रने के बाद क्या होता है, अगर किसी पेड़ के पास से 3-4 फुट की झाड़ी है, उसके पास से तो तेज़ स्पीड की कार गुज़रती है, तो क्या होता है, पेड़ के साथ क्या होता है? बताओ भाई, क्या ऑब्ज़र्व किया जाता है उस समय? नहीं समझ में आ रहा? देखो, एक पेड़ है, तो लेट अस से एक पेड़ है, एक ऐसे छोटा-सा पेड़ है, यहाँ से एक व्हीकल जा रहा है। तो जब पेड़ के पास ये आएगा ना, अ, व्हीकल तेज़ गति से आया, तो पहले तो ये जो तेज़ गति से आ रहा है, तो एटमॉस्फियर में जो एयर है, उस एयर को धकेलता हुआ, पुश करते हुए ये व्हीकल आएगा। और जैसे ही तो पेड़ थोड़ा-सा, क्योंकि वो आ रहा है धीरे-धीरे पुश करता हुआ आ रहा है, तो पेड़ थोड़ा-सा हल्का-हल्का अवे, यानी दूर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। और जैसे ही ये व्हीकल जाएगा, तो व्हीकल के पीछे जो है ना, वो एक वैक्यूम जैसी एक वैक्यूम तो नहीं होता है वो, लेकिन लो एयर प्रेशर का ज़ोन क्रिएट हो चुका होता है, क्योंकि व्हीकल आगे बढ़ रहा है, आगे से तो एयर को हटाता जाता है, पीछे व्हीकल के जस्ट पीछे कोई एयर नहीं है, बहुत कम है एयर। तो व्हीकल जब आगे बढ़ेगा, तो पीछे का जो पोर्शन है इसका, जहाँ पे प्रेशर कम है, वहाँ पे सब तरफ से अब एयर आएगी एकदम से। तो जब ये व्हीकल इसके इस पेड़ के पास से गुज़रेगा, तब ये पेड़ इस व्हीकल की तरफ वापस खींचेगा। तो पहले जो पेड़ है वो अवे जाएगा थोड़ा-सा, थोड़ा-सा आगे जाएगा, और बाद में जब व्हीकल गुज़र जाएगा, तो बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ आएगा ये। तो इस ये जब तेज़ी से अंदर आता है, लो लो एयर प्रेशर के कारण, उसको हम बोलते हैं सक्शन, वो होता है सक्शन। तो ये कह रहा है भाई, जब अर्थक्वेक आता है ना, तो कोई सक्शन इफ़ेक्ट नहीं होता है, ओके? अब विंड लोड में क्या होता है, जब विंड लोड व्हेन द विंड लोड एक्ट्स ऑन इन अ बिल्डिंग, नेगेटिव प्रेशर कैन एक्ट इन इट ड्यू टू सक्शन। तो विंड लोड में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर भी डेवलप हो जाता है सक्शन के कारण। तो वो ये एक मतलब बेसिकली जो सक्शन जो है, वो विंड लोड के फिनोमेना है। तो आप जब विंड लोड उसमें पढ़ोगे, तब आप देखोगे कि माइनस, तो जो प्रेशर है विंड लोड का, वो एक तरफ से तो प्लस में लग रहा है, और दूसरी तरफ से ऐसे भी केसेज़ हैं जब दोनों तरफ से प्लस में लग रहा है, और ऐसे भी केसेज़ हैं जब दोनों तरफ से नेगेटिव में लग रहा है। नाउ 13 पॉइंट नंबर 13,
the deflection of a structure will be to and fro from the center of mass and it causes reversal in the stress reversal in the member. तो फिगर 3 जो दिखाया है वो है डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द seismic event. अर्थक्वेक जब आ रहा है तब ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा लेफ्ट एंड राइट टू एंड फ्रो. तो स्ट्रेस रिवर्सल का मतलब है कि जब ये इस तरफ है तब ये इसका कंप्रेशन साइड है, ये इसका टेंशन साइड है. और जब दूसरी तरफ होगा तब क्या होगा, जो टेंशन साइड है वो कंप्रेशन साइड हो जाएगा और जो कंप्रेशन साइड है वो टेंशन साइड हो जाएगा. तो स्ट्रेसेस कोई एक साइड में मान लो क्या कोई एक जगह पर एक तरफ कंप्रेशन आ रही है और थोड़ी देर बाद दूसरी वाइब्रेशन हो रहा है, थोड़ी देर बाद वहाँ टेंशन आ गई, फिर कंप्रेशन आ गई, फिर टेंशन आ गई. तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस रिवर्सल. स्ट्रेसेस रिवर्स हो रही हैं वहाँ पर. विंड की बात करें तो द डिफ्लेक्शन विल बी अबाउट द इनिशियल स्टैटिक डिफ्लेक्टेड पोजीशन एंड the to and fro motion is less compared to seismic forces, hence less reversal of stresses. तो कह रहा है कि भाई आपने फोर्स, जो विंड का फोर्स आया तो इनिशियल जो पोजीशन है ना ये आ गई. अब इसके अबाउट दो चीजें हैं इसमें. इसमें ये कह रहा है कि भाई जो विंड का फोर्स, seismic फोर्स तो क्या टू एंड फ्रो है खुद ही, एक बार इधर जा रही है अर्थ ग्राउंड और एक बार ग्राउंड इधर जा रहा है. लेकिन इसमें सिचुएशन थोड़ी सी अलग है. इसमें क्या है कि विंड का फोर्स है ना, विंड का फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में विंड चल रही है तो विंड का फोर्स आएगा तो इस डायरेक्शन में तो डिफ्लेक्ट होगा ही. अब इस डिफ्लेक्शन के इधर और इधर होता रहेगा, यहीं पे वापस दूसरी तरफ नहीं जाएगा. तो यहाँ पे स्ट्रेस रिवर्सल एग्जैक्टली नहीं होगा, बस स्ट्रेस कम ज्यादा होती रहेंगी. तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि स्ट्रेस की वैल्यू, यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा है, हायर, और यहाँ है लोअर. तो स्ट्रेस कम ज्यादा हो रही है लेकिन डायरेक्शन सेम है. कुछ केसेस में कुछ स्ट्रेस रिवर्सल हो भी सकता है, हो सकता है कि इधर आई जाए, एकदम से सक्शन जैसी कंडीशन हो जाए या एकदम से प्रेशर खत्म हो जाए तो हो जाए. तो वो स्थिति भी अगर होगी तो वो कम होगी, इतनी नहीं है कि वो लगातार हो ही जा रही है. तो स्ट्रेस रिवर्सल जो है वो अर्थक्वेक में बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, बहुत हाई होता है, विंड में बहुत कम होता है. 14th जो है, द स्टोरी डिस्प्लेसमेंट विल बी लार्ज एट अपर फ्लोर्स ड्यूरिंग seismic इवेंट एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी पैराबोलिक. ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तो दोनों ही केस में अपर फ्लोर पर ही होगा. तो एक मतलब चाहे नीचे की स्टोरी से आप अगर कंपेयर करोगे तो चाहे विंड है चाहे seismic इवेंट है, दोनों ही केसेस में टॉप फ्लोर सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा. लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, चलो पहले इसको पूरा कर लेते हैं. तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो पैराबोलिक है. सेकंड जो विंड का केस है इसमें है स्टोरी डिस्प्लेसमेंट एट अपर फ्लोर विल बी लेस कंपेयर टू seismic एंड डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर. तो अब इसमें दूसरे वाले में क्या है कि इसमें भी मैक्सिमम तो टॉप पर ही है, पर अगर seismic से कंपेयर करें तो कम होता है. और जो डिस्प्लेसमेंट की प्रोफाइल है वो मतलब एग्जैक्ट लीनियर नहीं होती है लेकिन क्लोज टू लीनियर हम कह सकते हैं. विल बी क्लोज टू लीनियर आपको लिखना चाहिए. तो नेक्स्ट है द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर विल बी अराउंड 0.4%. अब इसमें द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर विल बी अराउंड 0.5%. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो विंड के कारण है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है. अब 0.5% का मतलब है इसमें अगर आप हाइट का मल्टीप्लाई करोगे तब आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. तो बेसिकली ये हो जाएगा 0.005 इंटू हाइट, है तो 0.004 इंटू हाइट.
ओके, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई डिफ्लेक्शन का जो प्रोफाइल है, डिफ्लेक्शन का जो है वो कैसा है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बिल्डिंग अंडर साइस्मिक लोड। देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके सिलेबस में एग्जैक्टली इस तरह से नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले इस पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि अ, एक जैसे आपने दोनों ही चीज़ें पढ़ी हुई नहीं है अलग से, तो ये पीजी के लेवल के कोर्सेज हैं, कई बार इलेक्टिव पढ़ा देते हैं हम यूजी में। पर इसकी जो बेसिक जो मैकेनिज़्म है, डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको समझ में अगर आएँगी, तो आप अ, को कॉन्सेप्चुअली दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भई डिफ्लेक्शन ऑफ बिल्डिंग अंडर साइस्मिक लोड देखें, तो 3 इसने क्राइटेरिया 3 तरह के जो क्लासिफिकेशन बिल्डिंग के करके एक्सप्लेन किया है। पहला है कि भई अगर बिल्डिंग शॉर्ट है तो क्या होगा? तो अगर बिल्डिंग शॉर्ट है, जैसे मान लो 1 स्टोरी की बिल्डिंग है, 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो जब अच्छा इसमें जो ये जो फिगर्स हैं, ये फिगर्स थोड़े रफ फिगर्स हैं। रफ फिगर्स का मतलब ये है कि ये अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बिल्डिंग को कैसे अफ़ेक्ट करती है। फ्रीक्वेंसी पर भी और एम्पलीट्यूड पर भी। फिर भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है कि भई अगर ये शॉर्ट स्ट्रक्चर है तो अ, मतलब शॉर्ट अच्छा इसमें ये भी है कि शॉर्ट को डिफाइन करना भी अपने आप में वो है ट्रिकी है कि एग्ज़ैक्टली शॉर्ट किसको कहेंगे। तो शॉर्ट अगर है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग शिफ्ट हो रही है लेफ्ट से राइट। तो यहाँ पे ऐसे दिखाया है हल्का-सा वाइब्रेशन इसमें फिर भी रहेगा बिल्डिंग में। थोड़ा बहुत तो रहेगा लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि भाई ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसे शिफ्ट कर गई, इस तरह से। तो पूरी की पूरी बिल्डिंग शिफ्ट कर गई। जो टॉल का केस है, टॉल के केस में क्या हो रहा है कि टॉल के केस में जो बिल्डिंग है, ये पूरा पूरी वाइब्रेट हो रही है। तो एक पॉइंट ऐसा है जिस पर ये बिल्डिंग थी वो यहाँ पहुँच गई, ग बॉटम जो है वो यहाँ पहुँच गया, टॉप अभी तक हिलना शुरू नहीं किया है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि टॉप जो है ना, अब ये यहाँ पहुँच गई, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि बॉटम तो वापस आ रहा है। सेकंड राउंड में बॉटम तो वापस आ रहा है और टॉप जो है वो इधर जा रहा है। तो अब ऐसा भी हो सकता है ये ऐसे और ऐसे हो जाए और फिर वो वापस फिर से नेक्स्ट स्टेज में ऐसा होगा कि ये फिर से इधर चल और ये इधर चल दिया। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है, यानी कि पूरी जो बिल्डिंग है वो पूरी इधर से उधर घूम रही है और उनमें एक जो ओरिजिनल ज्योमेट्री थी वो उसकी डिस्टर्ब हो गई। ओरिजिनल ज्योमेट्री तो लीनियर थी, वो वर्टिकल बिल्कुल सीधी-सीधी, अब ये टेढ़ी-मेढ़ी हो रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इस तरह की जो सिचुएशन है सेकंड वाली, इसमें सबसे ज़्यादा फेलियर के बिल्डिंग के या स्ट्रक्चर के फेलियर के चांसेज़ होते हैं। अब थर्ड केस है एक्स्ट्रा टॉल। अब एक्स्ट्रा टॉल में क्या है कि जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह तो अर्थक्वेक का जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि अप टू अ सर्टेन हाइट तो ये इफ़ेक्ट कर रहा है। उससे ऊपर वो लीनियर है। अब ये लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते अभी कि वो सेफ रहेगा कि नहीं स्ट्रक्चर में। तो अब जैसे इसमें शॉर्ट वाला जो बिहेवियर है ना, वो रिलेटिवली ठीक है। बाकी जो दोनों हैं वो दोनों हाइली प्रोन टू फेलियर हैं। तो अ, दैट इज़ अच्छा उसमें भी फ्रीक्वेंसी और जैसा मैंने अभी बोला फ्रीक्वेंसी पर, एम्पलीट्यूड पर, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पीक एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा कि भाई कितना डैमेज कौन से तरह के स्ट्रक्चर में होगा। फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप विंड लोड का देखोगे तो विंड लोड का मोर और लेस सिंपल एक ही तरह पैटर्न है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि टॉल बिल्डिंग होगी तो इसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो शॉर्ट बिल्डिंग है, शॉर्ट बिल्डिंग में बहुत कम फ़र्क पड़ता है। तो जैसे हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, जो हमारे घर होते हैं, इनको हम इसलिए ठेकेदार बनाने में सफल हो जाते हैं जो आप जनरली बिना इंजीनियर की या स्ट्रक्चरल इंजीनियर की कंसल्टेशन के तो बनवा लेते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है कि उसको अर्थक्वेक और विंड दोनों ही इफ़ेक्ट कम करते हैं।
जो टॉलर बिल्डिंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो अर्थक्वेक के केस में भी ये है कि जब अगर ग्राउंड स्टोरी है तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर लोअर फ्लोर्स के लिए फर्स्ट स्टोरी या सेकंड स्टोरी के लिए तो विंड की जो स्पीड है वो बहुत कम है। लेमिनार फ्लो के कारण ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण एंड लेमिनार फ्लो का मतलब ग्राउंड से सट के जो विंड की स्पीड है वो एक लिमिट से वो कम रहती है लेमिनार फ्लो अगर आपको याद हो तो। फिर ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत सारे हैं, दूसरे घर हैं, पेड़ हैं, उनके कारण विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे-जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे-वैसे स्पीड बढ़ती जाती है। तो विंड के जो फोर्सेज हैं हाइट बढ़ने के साथ विंड के जो फोर्सेज हैं वो का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। ऐसे उनका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो जो छोटी स्टोरी है मान लो छोटी बिल्डिंग है, ग्राउंड स्टोरी है या 2 स्टोरी है, मान लो इतनी सी बिल्डिंग है तो इस पे बहुत कम फोर्स लगेगा। अगर इतनी बड़ी है तो उसपे थोड़ा-सा और ज़्यादा फोर्स लगेगा। और जैसे-जैसे बढ़ते जाओगे और फिर उसके बाद एक लिमिट के बाद ये जो है वो उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ती जाएगी, फिर एक एक लिमिट के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है विंड की स्पीड, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें भी इतना है कि जो स्मॉल या शॉर्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो कम अफ़ेक्ट होती हैं और जो टॉल स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा अफ़ेक्ट होती हैं। और ये कह रहा है भाई द कोडल प्रोविजंस डील्स विद द seismic load are 1893-2002 एंड 1392019993। ये मैंने ऑलरेडी आपको डाउनलोड करने के लिए बोले हुए हैं। डाउनलोड या किसी से सीनियर से मांग लो या जो भी करना है आपको। ये आपके पास होने चाहिए। एंड द कोडल प्रोविजन डील्स विद द विंड लोड IS 875 पार्ट 3। तो IS 875 आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों ही रेफर करने हैं वैसे तो। हम इसके लिए बात करें अगर विंड लोड के लिए तो वो पार्ट 3 अपनी रिक्वायरमेंट का है। और इसमें द नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इनसाइड द बिल्डिंग सच एज furniture, storage racks, etc. can cause damage when structure is subjected to seismic load since it has mass and less stiffness। तो अब ये कह रहा है कि भई अगर अर्थक्वेक आया तो जो भी जैसे टीवी है या फर्नीचर है, ये क्या है ये भी गिर सकते हैं, ये डैमेज कर सकते हैं। ये मतलब दीज़ थिंग्स कैन कॉज़ अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए आजकल नए कॉन्सेप्ट चलते हैं जहाँ हाई सेismic ज़ोन जो होते हैं, यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत तेज़ अर्थक्वेक आएगा, तेज़ अर्थक्वेक आने की संभावना है। वहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो जैसे अ, इनके लिए मतलब सेकेंडरी बेस आइसोलेटर्स लगाए जाते हैं। तो इनफैक्ट जो मेन बेस आइसोलेटर है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, सेकेंडरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती है। लेकिन अगर फिर भी मेन नहीं है तो आप सेकेंडरी लगा सकते हो तो इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो स्टोरेज रैक्स हैं, अलमीरा हैं, ये गिर जाएँगी तो ये डैमेज कर सकती हैं स्ट्रक्चर को भी और लोगों को भी। इसमें विंड के लिए नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स सच एज़ ग्लेज़िंग, क्लैडिंग may get damaged when a structure is subjected to wind load। तो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का मतलब होता है कि जैसे कई जगह पे आपने देखा होगा जिसको हम टिन बोलते हैं, तो टिन जैसा वो होते हैं टिन की अ, जो टिन की छत होती है, ऐसे टिन की छत जैसा फ्रंट में क्लैडिंग कर देते हैं हम। तो जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में ऐसा होता है, तो क्लैडिंग हो कर दी, ग्लेज़िंग कर दी वो अ, और भी कुछ तरीके हैं ऐसे। तो अ, उनको अम, न उनको जो विंड लोड है या विंड है, वो डैमेज कर सकती है। वो मतलब तेज़ विंड का अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट, द सेismic force कैन आर्टिफिशियली जनरेटेड यूजिंग अ शिफ्ट टेबल। तो मतलब शिफ्ट टेबल होती है, शिफ्ट टेबल का मतलब आप नाम से समझ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट किया करने वाला जब होता है तो एक टेबल होती है
टेबल का मतलब एक लार्ज टेबल, लार्ज साइज की टेबल होगी, उसके नीचे मोटर लगी होगी, और तो सिस्मिक फोर्स आपको जिस तरह का सिस्मिक फोर्स चाहिए वो उसके अकॉर्डिंगली इसको आप इस जो स्ट्रक्चर है इसको वाइब्रेट कर देगी। अब द विंड इफेक्ट कैन बी आर्टिफिशियली मॉडल्ड विंड टनल। तो ऐसे ही जो विंड टनल है, विंड टनल हम तैयार करते हैं विंड टनल में, विंड वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो विंड टनल इफेक्ट क्या होता है? कई बार आपसे पूछा जा सकता है, विंड टनल इफेक्ट क्या होता है? तो विंड टनल इफेक्ट क्या होता है कि लेट अस से एक बिल्डिंग है। हम देखते हैं कि भाई एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है कि एक छोटी-सी खिड़की है। बिल्डिंग है बहुत बड़ी, और बहुत बड़ी बिल्डिंग में यानी कि उसकी लेंथ विड्थ काफ़ी है, और यहाँ पर एक छोटी-सी खिड़की आपने दे दी। अब क्या है, अब एक खिड़की लेट अस से आर-पार है, इधर से विंड आएगी और उधर पार चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो विंड टनल है, विंड जब आएगी, तो अगर यहाँ पे विंड टकराएगी, अगर हम देखते हैं कि यहाँ से जो विंड जाएगी वो पास हो जाएगी सीधी-सीधी, यहाँ से विंड पास हो जाएगी, इधर पास हो जाएगी। ये जो विंड है वो सीधे-सीधे पास हो गई। लेकिन जो बिल्डिंग है, यहाँ पे अगर विंड आ रही है तो क्या होगा, वो विंड पास नहीं होगी, यहाँ पर इसको जो बिल्डिंग है वो उसको रेजिस्ट करेगी, और विंड जो है वो बिल्डिंग पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। ऐसा इन सारे पॉइंट्स पर होगा। ये पास नहीं हो पाएँगे, इसको मैं क्रॉस बना देता हूँ। ये सब इन जगह से विंड पास नहीं हो पाएगी, तो बिल्डिंग पर फोर्स लगेगा। लेकिन एक एरिया ऐसा इसको विंड सर को मिलेगा। सर हाँ, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था सर, ये आप मतलब किसमें से पढ़ा रहे हो सर हमको? अ, किसमें से ये जो कंटेंट है, मैंने पिछली बार बताया था कि ये मैंने नेट से लिया हुआ कंटेंट है। तो फर्स्ट स्टेप में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि दोनों जो फोर्सेस हैं, 2 क्राइटेरिया हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं इस कोर्स के, विंड और सीस्मिक फोर्सेस। तो उनमें क्या-क्या अंतर है, उन दोनों के कैरेक्टराइजेशंस क्या-क्या हैं? सर नहीं, मैं ये पूछ रहा था सर, ये शेयर हो सकता है क्या सर, जो मतलब जैसे आप हाँ, हाँ, इसमें मैं शेयर कर दूँगा, क्लास के बाद शेयर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। सर, ये पूरा कंटेंट एक में मिल जाएगा कि अलग-अलग पीडीएफ में? अ, जो आज का कंटेंट है या ओवरऑल कोर्स की बात कर रहे हो? सर ओवर कोर्स इसी में है या फिर अलग-अलग चलो अपन अभी मतलब आप? अपने लेक्चर खत्म करने के बाद इसमें बात करेंगे अपन, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। हाँ, तो और अब क्या होगा कि ये जो खिड़की है, यहाँ से एयर पास होगी, विंड जो है वो यहाँ से पास होगी। तो ये जो जहाँ-जहाँ एयर रुकी हुई है, मान लो ये जो अ, ये पास नहीं होने दे रहा था, तो ये जो एयर है, विंड इधर वाली तो ऐसे पास होना चाहेगी, इधर वाली ऐसे जाएगी। ऐसे ही इधर वाली जो विंड है इतनी इधर से निकलेगी, इधर बाकी से निकलेगी। ऐसे ही ये जो विंड है ये इधर से निकलेगी और बची हुई ऊपर से निकल जाएगी। तो अब इतने से अगर इतना सा इसको ओपनिंग मिली है, तो इतनी सी ओपनिंग में से बहुत सारी विंड निकल के जाना चाहिए। इसको बोलते हैं, अब उसके कारण क्या होता है, फिर यहाँ से जो विंड ये निकल रही है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जिसको हम बोलते हैं विंड टनल या विंड टनल इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो ठीक है। अब आप में से अगर कोई आईआईटी दिल्ली गया हो, तो उसने वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे एक विंड टनल है। मतलब विंड टनल ऐसे एज़ सच विंड टनल नहीं है। उनकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग इस तरह की है, जो इधर से बहुत बड़ी है ऐसे, और ऐसे यहाँ पर एक छोटा-सा रास्ता दिया हुआ है, मेन एकेडमी की जो बिल्डिंग है। यहाँ से थोड़ा-सा रास्ता जा रहा है। मतलब ये काफ़ी ऊँची बिल्डिंग है। 9-10
स्टोरी की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे जब भी विंड चलती है ना, तो यहाँ से बहुत तेज हवा लगती है, तो इसको विंड टनल बोलते हैं लोग। कहाँ खड़ा हूँ, तो कोई पूछता है भाई कहाँ खड़ा है, तो विंड टनल खड़ा हूँ। तो उसमें क्या है, आप उस विंड टनल इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और मतलब अपन अपन का जैसे अपना डिपार्टमेंट है, अपना डिपार्टमेंट में जब तेज हवा चलती है, अपने डिपार्टमेंट के गेट के परपेंडिकुलर जब हवा चलती है, तो आप गेट खोल के खड़े होके वहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि आपको गेट से बाहर निकल के उतनी तेज हवा नहीं लगेगी जितने गेट पे खड़े होके लग रही है। क्योंकि वो उतना सा ही पैसेज मिल रहा है हवा को, उतना सा ही पैसेज मिल रहा है, तो बहुत सारी एयर, बहुत सारी विंड वहाँ से पास होती है, राइट। सो नेक्स्ट है, the seismic force will depend on the focus of earthquake and ground conditions through which wave travels। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई जैसे सॉइल पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली जो एपिसेंटर होता है साइस्मिक फोर्स का, जो एपिसेंटर है, तो वो कहाँ पर है, उसका किस तरह का नेचर है और किस तरह की हिस्ट्री है, उस पर डिपेंड करता है। और उसके अलावा वो कितना दूर ट्रेवल कर रही है वेव, किस तरह के स्ट्रेटा में से ट्रेवल करके आ रही है, उस सब पर डिपेंड करता है सेस्मिक फोर्स। अब जो विंड फोर्स है, विंड फोर्स टेरेन पर डिपेंड करता है, टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर प्लेन सरफेस है किसी एरिया में, तो वहाँ पे विंड को रेजिस्टेंस कम मिलेगा, तेज हो जाएगी। अगर ऊबड़ खाबड़ है जमीन, तो वहाँ पे विंड को रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, विंड की स्पीड कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर वहाँ पर पहाड़ वगैरह हैं उस एरिया में, तो पहाड़ वगैरह क्या करेंगे, उस विंड की स्पीड को स्लो कर देंगे। पेड़ वगैरह हैं तो वो भी उस विंड की स्पीड को एक हाइट तक स्लो करेंगे। तो इस तरह से टेरेन पर और टोपोग्राफी पर विंड की स्पीड डिपेंड करती है। जबकि एपिसेंटर से डिस्टेंस, ग्राउंड कंडीशंस, इन सब पे सेस्मिक फोर्स डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, नहीं एक सेकंड आया। So the next है, duration of seismic force varies from few seconds to minutes and we will not get any warning। तो seismic force की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे लिए कि भाई ये कोई वार्निंग हमें नहीं मिलती है, आता है एकदम से सीधा अर्थक्वेक आ जाता है। अभी आपको पता होगा, अभी थोड़े दिन पहले असम में आया है, हफ्ता भर हुआ होगा मुश्किल से। तो आपको ये पता नहीं चलता है कि आ जाएगा, 1 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, कुछ नहीं पता है। सडनली एकदम से अर्थक्वेक आता है। अब और आता बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है, सेकंड्स में होती है, कई बार 10 सेकंड, 30 सेकंड, कई बार 2 मिनट, 2.5 मिनट इतना। इसके अलावा कई बार आफ्टर वेव्स भी हो सकती हैं, कई बार प्री वाली वेव्स भी होती हैं, लेकिन वो हर बार नहीं होती। सो डिपेंड करता है। तो ओवरऑल आप ऐसा कह सकते हो, कुछ मिनट्स का मैक्सिमम टाइम कुछ मिनट्स का है, मिनिमम 2-4 सेकंड, 5-10 सेकंड ऐसा होता है। तो अब सेकंड्स टू मिनट से वेरी करती है। और कोई वार्निंग नहीं है, तो आपको बचने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अगर ज़्यादा डेंजरस है तो आप, ये बहुत मुश्किल है कि आप उस बिल्डिंग से निकल पाओ। अब दूसरी तरफ, द ड्यूरेशन ऑफ विंड लोड वेरीज फ्रॉम मिनट्स टू इवन आवर्स एंड द वार्निंग विल बी देयर बिफोर इट हिट्स। तो वार्निंग कहाँ से आएगी? वार्निंग जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है,
तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना, वो पहले से आपको बता सकते हैं, भई अब साइक्लोन आने वाला है, उनको वो कैलकुलेशन करके पता कर लेते हैं। तो आपको ठीक-ठाक टाइम पहले, अब तो जैसे आपने देखा होगा, आपके हर इतना जैसे हम छोटे थे तब तो न्यूज़ देखनी पड़ती थी कि भई कल मौसम कैसा रहेगा, और उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं थी। बहुत कम अ वो थी, एक्यूरेसी के साथ आता था। धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ अब स्थिति ऐसी है कि बहुत अच्छे से आप प्रेडिक्ट कर पाते हो। इवन हर किसी के फ़ोन में है। आप वेदर देखोगे अगले 5 दिन का एस्टीमेट काफ़ी क्लोज़ काफ़ी एक्यूरेसी के साथ मिल जाता है। तो विंड फोर्सेस जो हैं, उन विंड लोड का जो वो है अ, एस्टिमेशन या विंड लोड का जो आइडिया है, वो आपको पहले से पता चल जाता है, वार्निंग मिल जाती है। और ये कई घंटों का हो सकता है, कुछ मिनट्स का हो सकता है और कुछ घंटों तक का हो सकता है। अ, कई बार ऐसा होता है कि वो जैसे कुछ दिन का भी हो जाता है, कहीं-कहीं जैसे तूफ़ान-वूफ़ान आते हैं, साइक्लोन कोस्टल एरियाज़ में कई दिन तक चलता है, वो भी होती है प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है द एरिया अफेक्टेड बाय सेismic फोर्स इज़ लार्ज एंड विंड के लिए द एरिया अफेक्टेड विंड फोर्स इज़ कंपैरेटिवली लो एक्सेप्ट साइक्लोन। तो जैसे लार्ज क्यों है? क्योंकि जो वाइब्रेशन यहाँ हो रहे हैं ना, वो जैसे असम में मान लो कि हिमालय रीजन में कोई अर्थक्वेक आया, मान लो जम्मू में अर्थक्वेक आया, तो ऐसा पॉसिबल है कि जम्मू का अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन है, वो दिल्ली तक आ जाएँ। या अफ़गानिस्तान में कोई अर्थक्वेक आया, उज़्बेकिस्तान में कोई अर्थक्वेक आया, ऐसा पॉसिबल है कि उसके जो वाइब्रेशंस हैं, वो दिल्ली तक में फ़ील किए जाएँ। तो जब ग्राउंड शेक होता है, तो वो बहुत दूर-दूर तक उसकी वाइब्रेशंस या उसकी वेव्स जो है वो ट्रैवल करती है। विंड है, विंड का डिपेंड करता है कि विंड किस तरह की विंड है। वो अ, वो भी काफ़ी दूर तक ट्रैवल करती है, पर इतना ट्रैवल करे वो थोड़ा कम चांस है अनटिल अनलेस ये साइक्लोन हो। साइक्लोन तो क्या है, का बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। इन जनरल जो स्टॉर्म्स हैं, वो इतना बड़ा एरिया कवर नहीं करते। तो नेक्स्ट है अ कि भई जो जो सिस्मिक इवेंट के जो प्रेडिक्शन है, वो प्रोबेबिलिटी के बेस पर ही आप कर सकते हो। तो मतलब प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऐसे है कि आप जैसे ऐसे हम प्रेडिक्ट करते हैं, भई 475 इयर्स में मैक्सिमम साइज़ का अर्थक्वेक क्या होगा यहाँ पर? इस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो 50 इयर्स में मैक्सिमम साइज़ का अर्थक्वेक, मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक क्या होगा? इस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो अब उसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसी तरह से चलेगा। लेकिन एक डिज़ाइन करने के लिए अपनी कन्वीनियंस बना लेते हैं कि भई 475 में अकर करने वाला मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कितना है, क्या है? और ऐसे 50 इयर्स में अ, किस अपने 50 इयर्स में जो अकर करेगा या रिपीट पीरियड जिसका 50 इयर्स है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? इस तरह के हम अ, प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, उन वैल्यूज़ के हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं। अब उसमें वही है कि भई अपने को डिज़ाइन करना है, कुछ पता नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक रीज़नेबल वैल्यू हम निकाल लेते हैं। वो नहीं हो सकता है कि इन 50 सालों में आए ही नहीं। हमने मान लो ये डिसाइड किया कि भई दिल्ली है, अब दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में साल में 1-2 अर्थक्वेक तो आ ही जाते हैं, इवन कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले 50 साल में कोई अर्थक्वेक आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब हमको क्या करना है, लेकिन हमने तो अब तक की जो हिस्ट्री हमने देखी है अर्थक्वेक की, उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो दिल्ली के लिए जब आप डिज़ाइन करोगे, तो अ, अगले 50 साल में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के का अर्थक्वेक देखोगे, अगले 475 साल में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखोगे। वो सब करते हुए तो डिज़ाइन अर्थक्वेक एक कंसिडर किया जाएगा, उसके हिसाब से आपने डिज़ाइन किया। अब हो सकता है कि कल ही उससे कहीं ज़्यादा, हम कह तो रहे हैं कि 50 साल में जाके आएगा इस मैग्नीट्यूड, और 50 साल में कभी भी हो सकता है, आज से लेके और 50 साल तक। लेकिन हो सकता है कि उतने अर्थक्वेक का ही नहीं आए, या हो सकता है कल ही उससे कहीं ज़्यादा मैग्नीट्यूड का आ जाए। तो वो सब प्रोबेबिलिटी के बेस पे हम करते हैं। वो
उसका कोई हार्ड एंड फास्ट या एक्यूरेट तरीका नहीं है। लेकिन विंड के साथ ऐसा नहीं है, विंड के में आप काफ़ी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो, काफ़ी क्लोज़ली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है केस स्टडीज़, फेलियर ड्यू टू seismic फोर्सेस। तो ये आप जैसे अर्थक्वेक देख रहे हो, तो अब इसमें ऐसे आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। मैं आपको 1-2 वीडियोज़ आज दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे आपको कई सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। अब इसमें क्या हुआ है, आप देखेंगे इसको, वैसे इसमें बोला है लिक्विफेक्शन के लिए बताया है, तो लिक्विफेक्शन को आप अभी इग्नोर कर दो। कोई लिक्विफेक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि जो ग्राउंड है, वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लग गई। ऐसे हम सिंपल वर्ड्स में ऐसा इसको कह सकते हैं। तो ग्राउंड की शियर स्ट्रेंथ कम हो गई या खत्म हो गई और वो इसको रेजिस्ट नहीं कर पाई। तो ये आप देखोगे कि एक जो बिल्डिंग है वो तो बिल्कुल ही लुढ़क गई और एक बिल्डिंग काफ़ी टेढ़ी हो गई और बाकी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी ठीक-ठाक डैमेज हो गई। तो ये अर्थक्वेक का इफ़ेक्ट है। और ये ब्रिज है, ब्रिज फेल हो गया। सो दैट इज़ अनदर केस। ये देखो, रोड जो है, तो इसमें जो ग्राउंड है उसमें सेपरेशन हो गया। उसी तरह से जब हम विंड की बात करेंगे, तो ये जो ऊपर है ना, इसको हम कैनोपी बोलते हैं। तो कैनोपी जो है वो अपलिफ्ट हो गई। ओरिजिनल पोज़ीशन जो थी, वो यहाँ थी नीचे वाली, जो इसने नीचे डॉट्स दिखा रखे हैं, ये ओरिजिनल पोज़ीशन थी। और यहाँ पहुँच गई वो कैनोपी। तो क्या हुआ है, जब विंड इधर से आई तो इसमें प्रेशर जनरेट हुआ ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जनरेट हुआ तो इसने उसको ऊपर उठा दिया। ये होता है विंड के फोर्सेस में। फेलियर ऑफ रूफ ट्रस ड्यू टू विंड इन मलेशिया। तो रूफ ट्रस थी सेम चीज़ इसमें हुई है रूफ ट्रस में। फोर्सेस जो है अनएक्सपेक्टेड फोर्स लगे, जिन फोर्सेस के लिए आपने डिज़ाइन नहीं किया हुआ था, तो ट्रस फेल हो गई। फेलियर ऑफ टेकोमा नैरो ब्रिज ड्यू टू विंड। तो ये विंड का हम इसका वाले का वीडियो देखेंगे, तो वो इस तरह का फेलियर विंड के कारण होता है। ओके, तो ये है अब तक, ये है बेसिकल इसका थ्योरी। ये मैं जो पीडीएफ है, ये मैं आपको शेयर कर दूँगा। मैं आपको अब कुछ वीडियो दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे। वैसे तो मुझे 2 मिनट दो, मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको 1-2। ओके, सो
Press C. So this is one case. तो ये टैकोमा नैरो ब्रिज था। अब इसको विंड के कारण कितने वाइब्रेशंस आ सकते हैं अगर उस विंड के लिए एडिक्वेटली डिजाइन नहीं है, तो वो यहाँ पर आप देखिए, एक केबल स्टेड ब्रिज है। देखो ये ब्रिज, देखो यहाँ से मूव सेंटर में अगर आप देखोगे तो इस किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। ये कंक्रीट का ब्रिज है, स्टील का और कंक्रीट का। तो एंड फाइनली ये क्रैश हो गया, क्रश इसकी। देखो यहाँ पे ये फेल हो गया। एंड so this is how important it is. Similarly, you can find some earthquake videos also. Let me see if there is. I can show you any. Okay, so let me show you this clip. Okay, here we go. So these are guys playing. So now they are starting. They are experiencing vibrations. You can see the lights are swinging.
Here you can see the vibrations. You can see vibrations here. See, here you see the bridge has developed some serious cracks due to earthquake. The bridge has collapsed. Now, this car is going there and it is not aware of the crack. So you see the whole bridge has collapsed. That type of damage an earthquake can do. So it is very important to, like, it is extremely important to take care of these forces in the structure. Okay, Shyam. Shyam, can you hear me? Yes, sir. So now I can take your doubts if there is any. बताओ भाई तुम्हारे क्या डाउट है? तो सर स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ, मैं इसके ये रिकॉर्ड हो रहा है बस, तो ध्यान से शेयर करना है। ओके सर, ये जो वीडियो है रिकॉर्ड हो रहा है। ओके सर। ठीक है, शेयर करो। हेलो। यस सर। हाँ, पहले तुम सुनो, एक काम करो, पहले स्क्रीन में शेयर मत करो, पहले तुम वो वीडियो निकाल के रखो, जो पेज है ना जी सर। उसको निकालो, फिर उसके बाद स्क्रीन शेयर करो। ठीक है? यस सर। पहले जो तुम्हारा पीडीएफ है जो भी है वो निकाल लो। ये है सर। ठीक है, अब शेयर करो। शेयर करो। तो क्या हुआ, नहीं आ रहा? हाँ, नहीं, एक तो मुझे मैं शायद मैंने दोबारा करो तो देखो।
अभी हो रहा है सर? नहीं आ रहा है। स्टॉप प्रेजेंटिंग करके दोबारा से स्क्रीन शेयर करो। ठीक है। सर यही क्वेश्चन है 5.2। 5.2 मिनट। इसमें स्क्रीन छोटी दिख रही है, मैं बुक में दिख लेता हूँ। 5.2 design a hanger joint as shown in figure 5.56 to carry a factor load of 300 kN। ठीक है। Use an end plate of size 250 into 150 and appropriate thickness M24 फ्रिक्शन ग्रिप। ठीक है, फ्रिक्शन ग्रिप वाला है। ठीक है, फ्रिक्शन ग्रिप वाला भी मैंने वो वैसे तो हमें पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड FE4104 एंड प्लेट। ठीक है, ओके। अब पहले तुम बताओ तुम्हें दिक्कत क्या रही है इसमें। सर इसमें ये एल भी जो निकाला ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये एक टी मिनिमम निकाला ये समझ में नहीं आ रहा है, और सब तो ये IS कोड में मिल गया, ये नहीं मिला। ठीक है, देखो एल भी इसने निकाला है। तो 250/2, तो एक तो क्या है 250/150 क्या अपना वो प्लेट था, एंड प्लेट, है यस ना। सर। तो 250/2 तो इसने इसलिए कर दिया कि एक तरफ को आपने को रखना है, तो लेफ्ट में मतलब जैसे मान लो हम राइट साइड वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं, यस सर। तो आ, तो 200 250 का आधा 125 हो जाएगा। तो सेंटर से एक तरफ का जो एंड है वो 125 हो गया। यस सर। अब उसके अलावा इसमें उसमें से अब ये कह रहा है एज्यूमिंग 8 mm फ्लैट वेल्ड है। फ्लैट वेल्ड इसने 8 mm का दिखाई दिया है। 20 mm की है, जो हैंगर प्लेट है ना, जो इसने चित्र में 5.56 में दिखाई है, लिख रहा है 20 mm थिक हैंगर प्लेट। यस सर है। तो उसका आधा 10 कर दिया इसने, वो हटा दिया इसमें से। तो हमने क्या कि बेसिकली क्या कह रहा है कि जो क्लियर डिस्टेंस है, जहाँ पे जहाँ पे ये है क्या बोलते हैं, एक मिनट, यहाँ पे ये फिलेट वेल्ड का एंड है राइट साइड में, तो 8 mm फिलेट वेल्ड है वहाँ के एंड से लेकर, और हमको जो इसका जो फाइनल एंड है उस तक का, सॉरी, फिलेट वेल्ड के एंड से जो इसका सेंटर है इसका बोल्ट का, उसकी डिस्टेंस निकालनी है मुझे। यस सर। मैं समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। यस सर, राइट हैंड से जो है सेंटर की डिस्टेंस कितनी आएगी? राइट बोल्ट के सेंटर से, बोल्ट के सेंटर से और यस फिलेट वेल्ड की शुरुआत तक। सर। राइट तो बोल्ट का जो सेंटर है उससे। हाँ, यस सर। राइट बोल्ट का सेंटर जो है, जहाँ उसने एरो बना के दिखाया ना 20 × 150 लिख रहा है एरो, तो वो वाला बोल्ट जो है काला काला इसने बोल्ट दिखा रखा है ना, यस उससे सर। और 8 mm का फ्लेट दिखा रखा है, उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी कि बिल्कुल बीच में बिल्कुल सिमेट्री, या जो फिगर है, फिगर के बिल्कुल बीच में आपने एक लाइन खींच दी, तो वो अब उससे और एंड की डिस्टेंस हो गई 125। एक मिनट, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर तुम्हें यस। एक्सप्लेन करता मैं बंद कर दूं अपना? हूँ। हाँ, नहीं पहले वही बंद मत करो, पहले मैं इसका वो ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। हमने बंद कर दिया। हाँ, एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले। हाँ,
एक मिनट, मैं अभी हाँ लिंक कर रहा हूँ। यार उस अ, अ, श्याम यस सर। दोबारा शेयर करना पड़ेगा यार, स्क्रीनशॉट नहीं। स्क्रीन को शेयर करूँ दोबारा? हाँ यस सर। अब हो रहा है सर? हाँ, एक मिनट। अब मैं शेयर कर। सर बंद कर दूं मैं अपना? हाँ बंद कर दो। ठीक सर। देखो ये कह रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो आपको निकालनी है, दैट होगी एलवी। सर शो नहीं हो रहा है स्क्रीन। अच्छा, शो तो होना चाहिए, शेयर किया हुआ है मैंने। आ नहीं रहा है या सर। तो थोड़ा सा एक आध मिनट, एक 2-4 सेकंड में शायद आ जाएगा। ओके। क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ है स्क्रीन। देखा? अभी नहीं आया सर। अच्छा।
हाँ सर, हो गया। हो गया? हाँ हाँ। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेंटर, ये तो बोल्ट का सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है ना वो यस सर। निकालने की कोशिश की है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सेंटर है इसका, यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाल दी, तो वो हो गई 250/2, 125। फिर इतनी जो डिस्टेंस है वो हटा दी, वो कितनी है, ये 20 है, तो ये हो गई 10 हो गई। ठीक है? यस सर। अब हाँ, ये हो गई। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा कि अब हम जब ये 10 हटा दी, अब इसके बाद ये हटा देंगे। ये इसने बताया भी 8 mm की है, 8 भी हटा देंगे। यस और सर। इधर इधर हम कह रहे हैं कि भाई जो एंड डिस्टेंस है, एज डिस्टेंस है, वो 40 mm हमने मान ली। तो अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक 125 है। हाँ हाँ, यहाँ से, हाँ मैंने गलत बना दिया ऊपर वाला। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 125 है ये, जिसमें से ये हट जाएगा 10, ये हट जाएगा 8 और ये हट जाएगा 40, तो बचेगा ये। राइट? यस सर। समझ में आया या नहीं आया? ये वाला समझ में आया, जैसे 125 है तो इसमें से ये इसको 10 को हटा देंगे, इसका आधा पार्ट, 8 का आधा पार्ट हटा देंगे। 8 का पूरा हटेगा, 8 का आधा नहीं हटेगा। 8 8 का तो पूरा। पूरा आ रहा है ना बीच में। वो यस सर। 30 में से 10 तो इसलिए हटाया है क्योंकि आधा लेफ्ट में गिनेंगे और आधा राइट में गिनेंगे। यस सर। भाई हाँ, सेंटर से ले रहे हैं ना। और अब बताओ आगे समझ में आया या नहीं आया? यस हाँ सर, आ गया, अब तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। एलवी ये बोला है इन्होंने, एलवी क्या बोला है, लेंथ मतलब कैसे डिनोट किया एलवी को? अब तुम IS कोड खोलो, पेज नंबर 77। पेज नंबर 77। यस सर। हम्म, यस सर, 77। फिगर नंबर 16। फिगर नंबर 16 है कंबाइंड प्राइंग फोर्स एंड टेंशन। हाँ, यही फिगर है। यस सर। ठीक है? तो LY जो है ना यहाँ पे, वो तो इन्होंने इसको LV लिख दिया है। यस सर। यहाँ पे अगर ऊपर डेफिनेशन में देखोगे तो डेफिनेशन में इन्होंने LV लिखा हुआ है, इसमें कोड में LV लिखा हुआ है और फिगर में LY लिखा हुआ है। तो तुम्हें जो भी लिखना है, LV लिखना है, LY लिखना है, वो लिख लो। हाँ, LV ही चलने देते हैं। तो ये LV है, ये ये इधर LY है। तो अब इसमें भी अगर तुम देखोगे फिगर में, पेज नंबर 77 में, तो वेल्डिंग के एंड से शुरू हुई है वो डिस्टेंस, है यस ना? सर है। यस सर। तो वो है ये, इसलिए ऐसा कैलकुलेशन किया है। अब बताओ और क्या डाउट है? यही था सर एक।
ओके। अब सर ये प्राइम फोर्स भी पढ़ा था मैंने, लेकिन क्लियर नहीं हुआ प्राइम फोर्स। आपने बोला अच्छा था प्राइम फोर्स पढ़ लेना। अच्छा, नहीं हुआ क्लियर अभी? हाँ क्लियर नहीं हुआ, मतलब पूरे तरीके से नहीं हुआ, थोड़ा सा तो वो हो गया। प्राइम में क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ उसको। फिगर खुला हुआ है सामने। हाँ है सर। तो मैं इधर से इस पे जैसे ये जो फिगर अपने खुला हुआ है ना आपके पास, इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ देखो। जैसे ये यही जो एग्जांपल जिसका स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ है, इसी को देखो। अब क्या आपने इसको नीचे की ओर खींचा, नीचे की ओर खींचा तो क्या होगा, ये पॉइंट है जो है, ये पॉइंट नीचे मूव करना चाहेगा, चाहेगा करना। यस सर। अब ये चाहेगा नीचे मूव करना, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा ऐसे। एक मिनट, तो ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर उठ जाएगा। अब यहाँ से ऊपर उठेगा। अब ये जो अगर यहाँ से ऊपर उठेगा तो ये बोल्ट जो है इसको ऊपर तो उठने नहीं देगा वहां से, तो बोल्ट की जगह से तो ये फिक्स हो गया और ऐसे यस ही सर। ऊपर उठा है बेसिकली, है ना। यस सर। बोल्ट का तो यही काम है कि वहां पे फिक्स करके रखना। बीच में से ऊपर उठ गया। अब यहाँ पे स्लोप ऐसे जा रही है तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो यहाँ से खींचने के कारण क्या होगा, यहाँ से ऊपर उठने के कारण यहाँ पे एक्स्ट्रा दबेगा ये, क्योंकि ओरिजिनली अगर बोल्ट नहीं होता, सॉरी, आपने इसको ऊपर उठाने की कोशिश की ऐसे, तो बोल्ट नहीं होता तो सीधा नीचे चले जाता। लेकिन बोल्ट है तो बोल्ट इसको ऊपर नहीं आने देगा, तो ये ऐसे बैंड यहाँ से होगा धनुष की शेप में, जो फिगर में भी दिखाया है। अब अगर यहाँ पे ये जो प्लेट नहीं होती ना, ये प्लेट अगर नहीं होती तो क्या होता है, ऐसे चला जाता अंदर, राइट। यस सर। लेकिन अब ये प्लेट तो इसको अंदर जाने ही नहीं देगी, तो क्या होगा कि प्लेट अंदर नहीं जाने देगी, तो इसको ऐसे ही रुकना पड़ेगा से। तो ये जो पॉइंट है ये अंदर तो जाना चाहता है, लेकिन इसको प्लेट अंदर नहीं जाने दे रही। तो अंदर क्यों जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्लोप ऐसे है, ऐसे यहाँ से स्लोप ऐसे है, तो अंदर नहीं जा पा रहा। तो अंदर नहीं जा पा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे। तो वो जब फोर्स लगेगा ना, जो वो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा बोल्ट में। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि इस प्लेट पर, ये प्लेट तो अंदर जाना चाहती थी, तो ये जो प्लेट है, ये वाली ऊपर वाली प्लेट, ये इस पर ऊपर की ओर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगी, और वो जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो बोल्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बोल्ट इस पे अंदर की ओर फोर्स लगाएगा। तब बैलेंस तो होना ही चाहिए नहीं, ऐसा कहीं ना कहीं से फोर्स। तो ये जो फोर्स है ना, जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा है क्यू, ये है प्राइम फोर्स। ठीक है। यस सर। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर, आ गया। ठीक है, अब बताओ। बस यही है सर, ये अर्थक्वेक का जो है ये पार्ट, ये कितना रहेगा मिड टर्म में? अब पहले और कोई डाउट नहीं है? नहीं अब तो सर क्लियर है, अब तो मैंने कर लूंगा, आगे क्वेश्चन लगाऊंगा ना इसके उस पे, आगे हाँ। ऐसे ही है क्वेश्चन सर, फिर मैं अच्छा, बताऊंगा इसी के आपको। बेस पे है। हाँ हाँ ठीक। सर, आगे तुम ऐसे क्या ही। कह रहे थे, कई क्वेश्चंस में दिक्कत थी इसलिए कह रहा था। नहीं सर, वो आगे फिर है दिक्कत, लेकिन अब ये क्लियर हो गया ना मेरा, तो ये अब आगे मैं हाँ, करूंगा कोशिश आज, फिर मैं कल आपको बता दूंगा अगर नहीं आएंगे। ठीक है। तो उसमें बेसिकली एक तो देखो क्वेश्चन जैसे इसने लिखा हुआ है HSFG, तो HSFG क्या है वो, उसका अगर और कुछ नहीं तो नेट पे ही सर्च कर सकते हो कि भाई HSFG क्या है। तो उससे क्या होगा कि तुम्हें क्वेश्चन ठीक से समझ में आएगा। अगर तुम्हें उस समय नहीं समझ में आ रहा है कि HSFG क्या है, तो बोल्ट के टाइप हैं अलग अलग। तो जो नॉर्मल बोल्ट हमने पढ़े हैं, ये उसका क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है। यस सर। तो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट है ये। तो इस तरह के जो वो है, तो उसको जब एक बार आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आएगा, उसके बाद आप उसमें अपना लॉजिक वगैरह लगा सकते हो इजीली। ठीक है।